जिन महापुरुषों के बदौलत आज मैं आप लोगों के सामने कुछ कहने का साहस करने के लिए खड़ा हुआ हूं, उनमें सर्वप्रथम तथागत बुद्ध, महंतम अशोक, मध्य युग के भारत में गुरु रविदास, गुरु कबीर और तमाम संत परंपरा के महान संत, आधुनिक युग में समाज परिवर्तन आंदोलन को गतिशील बनाने वाले, दिशा देने वाले छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास, महाराष्ट्र पुणे से महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अन्नाभाऊ साठे और तमाम समाज परिवर्तन आंदोलन में अपना दिल दिमाग अर्पण करने वाले और आखिर में हमें 21वीं शताब्दी तक लेकर आने वाले महानायक कांशीराम जी, इन सब महापुरुषों को मैं वंदन करता हूं। आज का विषय कल के विषय के साथ ही जुड़ा हुआ विषय है। जब पुनर्मानवी की गरज। एक कोई भी सादा से सादा व्यक्ति चाहेगा, इसे प्रतिपादित करेगा, है गरज। गरज नेचुरल है। जब गरज है तो इसे आगे कौन ले जा सके? इस चीज का अभाव होने की वजह से दूसरा प्रश्न पैदा हुआ, इस चळवळ को आगे ले जाने वाले जो महापुरुष थे हमारे बीच में आज भी जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर वो आज हमारे बीच में होते तो हमें क्या मार्गदर्शन कर रहे होते? आज फुले साहब अम्बेडकर और कांशीराम आज हमारे बीच होते, हमें कैसा मार्गदर्शन कर? इस चीज की गरज क्यों पैदा हुई? क्योंकि हर काल में मार्गदर्शन करने वाले, दिशा देने वाले कार्यकर्ता, नेता, नेतृत्व, मार्गदर्शक होते आए, लेकिन बड़े महापुरुष के अभाव के बाद एक बहुत बड़ा गैप होता है। महात्मा फुले के बाद बहुत बड़ा गैप हो रहा था। इस कंटिन्यूटी को साहू महाराज ने थोड़ा संभाला, पर साहू महाराज की और महात्मा फुले की चळवळ बढ़ते बढ़ते वो बिखर गई। जिन्हें जबलकर कंक्लूजन तक नहीं ले जाता। उनका दोष नहीं है, आदमी के अंदर क्षमता जितनी होना चाहिए। एक ग्रिट अंग्रेजी है, GRIT, ग्रिट, यानी प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने वाले अगर नहीं हो पाते तो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हम मनोवाद के शिकार हैं। लेकिन कोल्हापुर के छत्रपति महाराज मनोवाद के तमाम थपेड़ों के बाद भी वो अकेले डटे रहे और जाते जाते बाबा साहब को हमारे बीच में बोल के गए कि आपका पढ़ा प्रभाव साहब अम्बेडकर, ये कंटिन्यूटी थी। लेकिन बाबा साहब के बाद जो अभाव हुआ 56 से 75-76 तक, लगभग 20 साल का बहुत बड़ा अभाव है। पर ये अभाव आज 2006 से 2025, अगर 2003 से जोड़े तो लगभग 22 साल का अभाव। महानायक कांशीराम स्वाभाविक होते कि अगर ये महापुरुष हमारे बीच में होते, ये प्रश्न इसलिए पैदा हुआ कि हम कहीं तो भी कम पड़े।
अगर ये अभाव की पूर्ति हम कर ले जाते, एक व्यक्ति नहीं सारे लोग सामूहिक मिलकर कर दिया। बाबा साहब ने काका कालेलकर को इंटरव्यू देते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट नहीं किया। अगर 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर किसी कम्युनिटी से कम फॉरवर्ड आ जाते हैं, इस समाज को दिशा देने का काम कर सकते। मैं इस 60 लोगों का 10, 20, 30 कितने 60 लोगों का एक कम्युनिटी के अंदर एक क्लास के नाम को दे रहा है, क्लास वर्ग। और आज की अभाव इस बहुजन समाज के अंदर, दलित शोषित पीड़ित समाज के अंदर इंटेलेक्चुअल क्लास का अभाव। अगर यह अभाव नहीं होता तो हम अपने आदर्श महापुरुषों को, हमें दिशा देने वालों का फिर से महसूस नहीं करते कि वो आज हमारे बीच में। जो चले गए उनका कार्य और विचार हमारे बीच में रह गया, लेकिन जो वो दिशा दे रहे थे इस देश में, हमारे बाद अगर कोई बात बन सकती है तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास के द्वारा बात बन सकती। यही बात महानायक कांशीराम जी बॉम्बसेट का प्रोजेक्ट फेल्ड होने के बाद, मैं बहुत स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं, कांशीराम जी खुद बोल के गए कि बॉम्बसेट नाउ बिकम ए फेल्ड प्रोजेक्ट, असफल प्रयास हुआ है। बहुत जिद्दी से प्रयास किया था कि हम 500 वर्ष तक टिकेंगे, और आज 10 ग्रुप में बांटे होने के बाद भी इनइफेक्टिव। और हम अपने महापुरुषों को फिर याद कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में होते। आज संकल्प इस बात की जरूरत है कि हम उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। इस देश में इंटेलेक्चुअल क्लास का, बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण करके एक काम करें। इसमें महिलाओं का सहभाग, युवाओं का सहभाग, एकेडमिशियन का सहभाग, अधिकारी वर्ग का सहभाग हो, जीवन के तमाम क्षेत्र व्यक्तित्व हैं उनका सहभाग हो, और इस देश में मनवाद के विरुद्ध, इस वर्ण और जाति की संस्कृति की रक्षा करने वाले वर्ग के विरुद्ध अम्बेडकर एक मूवमेंट की, एक इंटेलेक्चुअल क्लास का जन्म होना आज की गरज है। अगर ये हम कर जाते हैं तो हम काल्पनिक तौर से, इमेजिनरी तौर के, बाबा साहब हमारे बीच में होते, बुद्धा हमारे बीच में होते, कांशीराम जी हमारे बीच में होते, अलग अलग महापुरुषों को हम अपेक्षा नहीं करते। हम इसे रियलिटी में उनकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये दोनों महापुरुषों ने, बाबा साहब ने और कांशीराम ने। कांशीराम जी ने जाते जाते पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की फाउंडेशन डाली, और अपने देखरेख में इसको पूरे दक्षिण भारत के 9 प्रदेश, दक्षिण भारत के 9 प्रदेशों में विद इन 5 ईयर्स फैला दी। और ये काम केवल इंटेलेक्चुअल क्लास को निर्माण करने का काम कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल होते हैं तो हमारे छोटे से लेकर बड़े लेवल तक जो लीडर बनाना है बनते रहेंगे, कार्यकर्ता बनाना है बनते रहेंगे, ट्रेनर बनाना है बनते रहेंगे, और मूवमेंट के प्रोग्रामों को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है उसका एनालिसिस करके कमतरताओं को दूर करते हुए नए नए प्रयासों में नए नए चांद लगाकर आगे बढ़ाते। कौन? इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धिवंत वर्ग। आज मैं उसे लताड़ने के लिए यहां आया, क्योंकि मैं अकेला नालायक साबित हो रहा हूं। अगर इस देश का बुद्धिजीवी उठ खड़ा हो और अपने आपस में जो ट्रस्ट पैदा होने के लिए जो कमतरता है उनको दूर कर ले, तो हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते। संख्या में कम हो
और हम पूरे देश को दिशा देने वाले, नेतृत्व करने वाले आज जो भयग्रस्त समाज है, दुखी समाज है, पीड़ित समाज है, उसमें आशा की किरण, उसमें उत्साह का भरपूर भरमार कर सकते हैं। एक चीज की प्रतिपादन जो आज तक किसी ने नहीं सोचा कि क्या हम अम्बेडकरवाद की इंटेलेक्चुअल क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते, कम फॉरवर्ड टू सोसाइटी प्रोग्राम ने इसके लिए डॉक्यूमेंट कर लगभग 5 साल से 2020 से हमने इंटेलेक्चुअल क्लास को डिफाइन किया है। बाबा साहब ने इंटेलेक्चुअल क्लास को के बारे में क्या क्या बोला है, कास्ट इंडिया में एनालिसिस ऑफ कास्ट में बहुत स्पष्ट करते हैं कि दे मस्ट बी ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड डिसइंटरेस्टेड पीपल विथ मॉरलिटी एंड डिग्निटी। नैतिक मूल्य भी उनमें डेवलप हो और विवेकशीलता का विकास हो, ऐसे लोग ईमानदार हो, स्वतंत्र हो, किसी पॉलिटिकल फिलोसफी के दबाव में ना हो, पॉलिटिकल लीडर के दबाव में ना हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वार्थी हो, ऐसे लोगों की क्लास निर्माण होना। बाबा साहब के एनालिसिस ऑफ कास्ट के बारे में 55 में तो कालेलकर को इंटरव्यू देते समय उन्होंने हिंट दी कि 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर अगर कम्युनिटी में हो जाए, ये क्लास उस समय एकेडमिशियन नहीं थे, IAS IPS अधिकारी नहीं थे हमारे बीच में। आज वो लोग भी आ गए, एकेडमिशियन भी डेवलप हो गए, अधिकारी वर्ग में भी डेवलप हो गए, रिटायर भी हो रहे हैं, प्रशासन में भी है। अगर ये आपस में जिस तरह से मनुवादी शक्ति अपनी इंटेलेक्चुअल क्लास का जाल पूरे देश में फैलाए हुए थे, हम लोग भी इस काम को करने में कामयाब हो सकते। मैं आज एक बात यहां से शुरू करता हूं। पर हम मूवमेंट को जितनी तेजी से विकसित होना चाहिए था, सबल होना चाहिए था, सामर्थ्यवान होना चाहिए था, नहीं हो पाया है। जब तक हम पीछे चले गए, बहुत हद तक पीछे चले गए हैं, तो एक बात मान्य करना पड़ेगी कि हम कहीं तो भी कम पड़े। कहां कम पड़े हैं, ये प्रश्न है। कहां कम पड़े हैं? हम बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़े। लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा हूं। हम बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़े। बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कौन कम पड़ता है? एक बात आप लोगों को स्पष्ट बोल दूं, मैं किसी प्रकार का भाषण प्रिपेयर होकर नहीं करता। स्वाभाविक रूप से आपके सामने जो बोल रहा हूं, जो देख रहा हूं, समझ रहा हूं, जी रहा हूं, उसी से आपसे बात कर रहा हूं। हम बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़े। बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कौन कम पड़ता? सादा सादा प्रश्न है, आप इसे याद भी रख सकते हो। बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम कौन पड़ता है? जो विचार करने में कम। यही तो है ना, विचार करने में कम पड़ता है। हम कम पड़े, इसलिए रास्ता ढूंढने में भी कम। ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए? नेचुरल वे में विचार करने की कमतरता दूर करो। मराठी में विचार करने की कमतरता, हमें जो हमारे अंदर विचार करने की कमतरता, थिंकिंग स्किल की कमतरता है, उसे दूर करो। लेकिन थिंकिंग स्किल नाम का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में नहीं है, तो कमतरता दूर कैसे करेंगे? पेड टू सोसाइटी प्रोग्राम ने इस पर बहुत चिंतन किया। और हमने जब कास्ट को डायग्नोज किया, कास्ट इज अनदर नेम ऑफ अनथिंकिंगनेस। जैसे जैसे आदमी के अंदर थिंकिंग की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, थिंकिंग की कैपेबिलिटी, एबिलिटी डेवलप होती जाती है, वो इस गुलामगिरी के कल्चर से उभरने लगता है। स्वाभिमान भी सीखता है, समानता भी सीखता है, आजादी का मतलब भी सीखता है, भाईचारे का मतलब भी सीखता है।
इस इसलिए कास्ट इज अनदर नेम ऑफ अनथिंकिंग। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। विद्वान लोग इससे दो मत नहीं, डिसएग्री नहीं, क्योंकि अज्ञानता है तो हमारा काम। बुद्धा से लेके बाबा साहब तक कांशीराम तक अज्ञानता के खिलाफ भी तो लड़ते रहे। और हमें जागृति प्रबोधन मूवमेंट है क्या? हमारी प्रबोधन चळवळ है, प्रबोधन मूवमेंट है, यानी जागृति मूवमेंट है। यानी हमें अपने आप को जगाना है, अपने समाज। हमने बहुत सोचा कि सोच विचार की कमतरता कैसे दूर की जाए। 2000 की बात, 98 में 25 जुलाई 1998 को कांशीराम जी ने सभी अम्बेडकर साथियों के साथ उनके बीच में मुझे नॉमिनेट किया कि आप पी.आर. अम्बेडकर है, इसकी देखरेख में आप काम कर सकते हो, ये डॉक्टर अम्बेडकर देखेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, इसकी देखरेख में आप काम कर सकते। उनका कहना तो सरल था, पर मेरे पर बोझ है। इस बोझ ने नए नए रास्ते ढूंढने के लिए, नए नए क्रिएटिव होने के लिए प्रवृत्त किया। आप टास्क लोगे नहीं तो रास्ता नजर नहीं आएगा। जवाबदारी सर पर उठा लोगे तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा रास्ता, कि मैं बेहतरीन रास्ता कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। और जब आदमी के अंदर कैसे ढूंढने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए तो रास्ता खुद निकल। 2000 में मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स को 6 महीने के लिए कंपल्सरी लगाया था। मैं उसकी पॉलिसी को जानना चाहता था। तो अक्टूबर में 2 पेज का कवर एडवर्टाइजमेंट आया। आईसीसी, इकोनॉमिक्स टाइम्स, आइडिया, ये तमाम जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, उनका एडवर्टाइजमेंट 2 पेज का। 2 पेज का, एक इकोनॉमिक टाइम्स का 2 पेज का एडवर्टाइजमेंट, छोटा नहीं, 2 पेज का। मतलब जब हम ऐसा खोलते हैं तब 2 पेज बनते, एक इधर एक, इतना बड़ा। या ये हम देखें कि ये जो पॉम्पलेट आपने प्रिंट किया है, तो एक ये पेज और एक 2 पेज का एडवर्टाइजमेंट इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा। और उसमें लिखा क्या था? वी हैव रूल्ड इंडिया इन 20th सेंचुरी सक्सेसफुल। 20वीं शताब्दी में हमने भारत का कुशल नेतृत्व किया। कौन बोल रहा है? इकोनॉमिक सेक्टर का पॉलिटिशियन नहीं बोल रहे हैं। इकोनॉमिक सेक्टर बोल रहे हैं कि हमने भारत का कुशल नेतृत्व किया है, हम भारत को लीड करते हुए आए हैं। लेकिन 21वीं शताब्दी के आते आते ये कम्युनिकेशन स्किल आ गई, कंप्यूटर आ गया, और उसके ऊपर ये इंटरनेट आ गया। हम अभी तक सीक्रेट रहकर लोगों को मूर्ख बना रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब हम कैसे करेंगे? सब हमारी पोल खुल जाएगी कि हम किस तरह से शोषण करते हैं, किस तरह से अत्याचार करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कितनी डिग्री का करते हैं। 10-15% का प्रॉफिट लेना ठीक है, 5,000%, 5,000% प्रॉफिट लेने की औकात हमारा व्यापारी दिखाता है। कहां है इनकी नैतिकता? ये सबसे ज्यादा अनैतिक लोग हैं। जिस तरह से मनुवाद को मानने वाले अनैतिक लोग हैं, अत्याचारी, इसी प्रकार से कैपिटल कल्चर के लोग भी अनैतिक और अत्याचार। जैसे फ्यूडल और जमींदार उन पर अत्याचार करते थे, सेम उनकी प्रवृत्ति है। कहते हैं हमने 20वीं शताब्दी में भारत का कुशल नेतृत्व किया, लेकिन ये कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ गया। इसके लिए उनके माइंड में शंका, ठीक है, अब इसका इलाज कैसे किया जाए? उन्होंने पूरे वर्ल्ड का सर्वे किया और एक विद्वान को ढूंढ निकाला। उसका नाम है एडवर्ड डी बोनो। अभी मैंने बच्ची थी, उसको सलाह दी, किताब का नाम टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक। टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक। पढ़ने के लिए आप भी अपने बच्चों को पुस्तक को पढ़िएगा, पढ़ाए। आपका बच्चा फिर तो होगा नहीं, वर्ग में, क्लास में अव्वल नंबर का, पहली से लेकर स्नातक पर्यंत के, ग्रेजुएशन पर्यंत के बच्चों को पढ़ना। उसमें
एडवर्ड डी बोनो को इंडिया बुलाया गया और उसने 5 लेक्चर दिए, यानी 5 सेमिनार, एक दिल्ली में, दूसरा बेंगलोर में और 3 ताज होटल मुंबई में। कितने? 5। इकोनॉमिक टाइम्स से इसका खर्च का विवरण आया, 7.5 करोड़ रुपए खर्च आए। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, 7.5 करोड़ इकट्ठा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और लेकिन इसकी फीस देखोगे, एडवर्ड डी बोनो की एक लेक्चर की फीस 1 करोड़, उस समय $50 का था, आज तो 86 87 हो रहा है। $50 का था, $2 लाख का 50 से गुणा कीजिए, 1 करोड़। 2 लाख इंटू 50, 1 करोड़, उसे वो 1 करोड़ रुपए इंडियन रुपये में लेके गया। 5 और एक सेमिनार का ऑर्गेनाइज करने के लिए 50 लाख का खर्च। 5 सेमिनार का कितना हुआ? 2.5 करोड़। 5 और 2.5 7.5 करोड़। एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस प्रकार का खर्च, किस प्रकार की जिद करते हैं। हम अगर इस प्रकार से सोचने लगे, करने लगे, तो हमारी समस्या कहां रहेगी? हम तो उससे ज्यादा जिद करने वाले हैं। हम लुटे पिटे समाज के हैं, हम तो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। अगर हम अपनी बात आ जाएं तो हम सब कुछ कर, इतना ही सब कुछ करना है कि हम अपने पर आ जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। इतनी जिद की जरूरत, प्रयत्नों की पराकाष्ठा। इसलिए हम बेहतरीन रास्ता ढूंढने में कम पड़े, क्योंकि हम विचार करने में कम। और इस व्यक्ति ने यही बताया कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत दुनिया की नंबर 1 ताकत बन सकता है अगर इसके टैलेंट को थिंकिंग स्किल का जोड़ मिल जाए, विचार कौशल विद्या का जोड़ मिल जाए टैलेंट को, तो ये नए नए आविष्कार कर सकते, नई नई ऊंचाइयों पर छलांग लगा सकते। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भारत स्वयं विश्व में अग्रणी हो सकता है। ये व्यक्ति एडवर्ड डी बोनो का, जिसकी एक लेक्चर की कीमत 1 करोड़। मैंने जब इसको देखा, ये तो बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे समाज को विचार करने में कम पड़ रहे हैं, तो इस विचार करने का इलाज। मैंने एडवर्ड डी बोनो की 4 क्लास अटेंड, अलग अलग साल आता था उसकी डायरेक्ट, और मेरी एक लेक्चर अटेंड करने की फीस थी 25,000। मैं 4 लेक्चर अटेंड किए, 25,000 देखा। लास्ट का 2010 में अटेंड किया। आप तारीफ करोगे, 1 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च लिए, 25 इंटू 4 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो मेरे अंदर पैदा हुई एक क्वेश्चन से, इस एडवर्ड डी बोनो का एक इंटरव्यू छपा। उसने एक शालिनी सिंह नाम का इकोनॉमिक टाइम्स के करस्पॉन्डेंट ने, उसने प्रश्न किया कि अगर भारत नंबर 1 कंट्री बन सकता है थिंकिंग स्किल की, तो आप हमारी सरकार को क्यों सलाह नहीं देते? उसने बोला कि जनवरी 91 में राजीव गांधी, आपका यंग प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका आया था, मैं उनसे मिला था और उन्होंने यस भी बोला था कि हम अपने देश में इसको लागू करेंगे। और उन्होंने मेरे को थोड़ा ब्रीफ करने के लिए नरसिंह राव को बोला, वो एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे। और लेकिन आपके ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ने बार बार उन दाखिला मिलता है मराठी में, ऊपर ऊपर उठा के उसको वापस भेज, बेचारा ढूंढ लटका के वापस। तो पत्रकार तो पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, आपको सरकार से सहयोग नहीं मिला है, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात को, आप सब लोगों के लिए चैलेंज है। उसने पूछा कि प्रिविलेज क्लास को इस थिंकिंग स्किल की क्या इंपॉर्टेंस और अंडर प्रिविलेज क्लास को इसकी क्या इंपॉर्टेंस। मराठी में बोलूं कि जो अभिजात वर्ग है, सेठ जी, भट्ट जी, लाट जी, इस वर्ग के लिए जो संपन्न है, देश को गवर्न कर रहा है, इसको इस थिंकिंग स्किल की क्या गरज है, क्या इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है उसकी। और जो सड़ा गला लुटा पिटा हजारों वर्षों से गुलामी करता आया है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस। मैं दूसरे प्रश्न में ज्यादा दिलचस्पी रहा। उसने बोला कि ये जो समर्थ वर्ग है, सेठ जी, भट्ट जी, लाट जी वाला, ये अपनी समस्या को सॉल्व कर सके और वर्ल्ड में कंपटीशन में टिक सके।
क्योंकि कंपटीशन में ही तो उनके लिए प्रॉब्लम जा रही थी। लेकिन अगर अंडर प्रिविलेज क्लास को, जो दबा कुचला समाज है, ये अंडर प्रिविलेज शुद्ध अति शुद्ध समाज है, अगर इसे विद्या को नहीं सिखाया तो जो एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं वो ह्यूज वेस्टेज ऑफ मनी, बहुत बड़े पैसे की बर्बादी, और बास्टर पैदा हुए। यूज द वर्ड बास्टर, कितना गंदा वर्ड यूज किया उन्होंने। हम नीच शब्द बोल देते हैं तो लोगों को करके एट्रोसिटी, उसने बास्टर शब्द पैदा हुआ। और अगर इस विद्या को अंडर प्रिविलेज क्लास को सिखाई गई तो उनके लिए यह बहुत बड़ी ऊंची और लंबी कूद होगी, जैसे फ्रॉग जंप, लीप फॉरवर्ड, लीप फॉरवर्ड या फ्रॉग जंप। फ्रॉग जानते हो कि बेडूक बोलते, तालाब के किनारे अगर रहता है उसको थोड़ी सी हाथ मिलती है तो वो एकदम उछल के तालाब के बीचों बीच गिरता है, बहुत ऊंची और लंबी कूद मारता है। यही अंडर प्रिविलेज दबे कुचले समाज, शुद्ध समाज के साथ ये बात। जब मैंने इस चीज को सुन के एडवर्ड डिबोनो की 4 क्लास को अटेंड करने के जब मैंने देखा, लगभग उसने 80 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। हमारी लाइब्रेरी जलगांव में माना है कांशीराम जी डिजाइन थिंकिंग स्कूल है, वहां पे लगभग 6 से 7 लाख की लाइब्रेरी ओनली ऑन थिंकिंग स्किल। तो काश नाम के शैतान से हमें लड़ना है तो उसका मुकाबला हम थिंकिंग स्किल से कर सकते हैं। अपने अंदर जो काश नाम का शैतान है, जाति का शैतान जो हमारे अंदर जी रहा है, उसे हम अपने अंदर लड़ सकते हैं अपनी थिंकिंग स्किल से, और दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं कि उसे थिंकिंग स्किल सिखा के, दूसरों को थिंकिंग सिखा के उनके अंदर से भी जात का शैतान निकाल सकते हैं और उसमें एक नया बेहतरीन नागरिक निर्माण करने का जज्बा है। इसलिए बाबा साहब ने बोला ना, शासन करती जमात हो, मराठीत म्हणतो, विचार करण्यात प्रवीण नसलेला समाज, विचार करण्यात प्रवीण नसलेला समाज एक तर शासन करता होऊ शकत नाही, इक्का दुक्का झाली तर टिकू शकत। विचार करने की विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। शासन करती जमात में केवल एकेडमिक एजुकेशन से काम नहीं चलने वाला है, थिंकिंग स्किल की भी गरज, इसके टूल्स, टेक्निक, मेथड जानना और समझना। तो और हम कहां कम पड़े? एक तो है कि हम विचार करने में कम पड़े, तो इसका ट्रीटमेंट है विचार करने की कमतरता दूर करा, यानी लर्न थिंकिंग टीच थिंकिंग। ट्रीटमेंट क्या? लर्न थिंकिंग टीच थिंकिंग। दूसरा, और कहां कम पड़े? हम इन महापुरुषों के लिखान जो लिखा है उसको भी समझने में कम, बहुत विद्वान है, और ये कमतरता होने की वजह से, उनकी लिखानों को समझने की कमतरता होने की वजह से ये प्रश्न पैदा होता है कि अगर फुले साहू अंबेडकर कांशीराम आज होते तो हमें क्या मार्गदर्शन कर रहे? आज हमें अति दीप भाव, अपने दीपक आप ही बनना होगा। उनके आदर्शों को याद करके रास्ते ढूंढने वाले बन सकते, और अति दीप तो हमें खुद बनना होगा। हमें इन महापुरुषों के लिखान को 21वीं शताब्दी में जो भी बदल हो चुका है, डिफरेंट प्रकार के टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सके, कॉन्सेप्चुअल चेंज हो गया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंट आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है, इन सारी चीजों का मुकाबला करने के लिए हमें वही लिखान को 21वीं शताब्दी के पर्सपेक्टिव में, उसके भविष्य में देखना आना चाहिए, समझना। दूसरा, ये महापुरुष कंप्लीटली नहीं लिख पाए, बहुत कुछ उनके दिमाग में रह गया, उनके साथ चला गया। जितना लिखा है वो पूरा नहीं है। बाबा साहब आखिर की 2 लाइन लिखते समय और उनके माइंड में क्या रह गया जो और लिखना चाहते, और समझाना चाहते थे, दुश्मन से लड़ने के लिए हमें और सशक्त और सबल बनाना चाहते थे, वो चीजें हमें ढूंढ निकाल।
साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी की गरज है। ये महापुरुष कैसे सोचते थे, कैसे सांस लेते थे? ब्रीथिंग और थिंकिंग में कोई फर्क नहीं। जस्ट लाइक ब्रीथिंग तो इज द थिंकिंग। आपने देखो, जब जब तक व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा होता है उसे डेड डिक्लेयर नहीं किया जाता। सांस ब्रीथिंग बंद भी हो जाए, थिंकिंग अगर है तो व्यक्ति जिंदा मान के उसे डेड घोषित नहीं किया जाता। यानी थिंकिंग ब्रीथिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम थिंकिंग पर ज्यादा गौर नहीं। इन महापुरुषों ने अपने समय में बहुत सारे टूल्स, टेक्निक, मेथड, बहुत सारे टूल्स टेक्निक थी। बाबा साहब के समय में जो जितने भी उन्होंने एक्शन किए और कांशीराम, इन्हें समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक नया शब्द प्रयोग कर रहा हूं। हम इन महापुरुषों के एक्शन वर्ड यूज करते हैं। महाराष्ट्र सत्याग्रह हो, कारागार मंदिर प्रवेश हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, गांधी से झगड़ा हो, संघर्ष उनके साथ, हिंदू कोड बिल की लड़ाई हो, ओबीसी के लिए संघर्ष हो, या संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल को पास कराने की जद्दोजहद, मैं बाबा साहब के एक्शन को 1916 के कास्ट इन इंडिया डेवलपमेंट से शुरू कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक्शन नहीं लेते थे, डायरेक्ट एक्शन लेते। जाति व्यवस्था को उन्होंने जब समझा, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का सबसे बड़ा संदेशा अपने लोगों को दिया। हम इसे समझने में कम पड़े। देखिए, वो आपने भी पढ़ा, आप भी समझते, मैं भी पढ़ा समझ रहा था, लेकिन थिंकिंग स्किल की जोड़ मुझे मिली तो मैं उसी एक्शन को डायरेक्ट एक्शन। 1916 में जब वो कास्ट इन इंडिया नाम का डॉक्यूमेंट लिखा, उस समय के तमाम समाज शास्त्रियों, मेरे पास एसवी केतकर की एक पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। आप ताजुब करोगे, यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुई थी और 1909 के बाद 2019 मतलब 110 साल के बाद ये पुस्तक प्रकाशित हुई। हम कास्ट इन इंडिया को अच्छी तरह से ना समझ पाए, बाबा साहब ने जितने संदर्भ दिए वो संदर्भों को हम देखकर कास्ट इंडिया को ना समझ पाए, इसलिए 110 साल तक इस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। इसको हिंट देने के लिए लाया। बाबा साहब मनोभाव सच्चे थे कि बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में अटैक किया एसपी केतकर पूना ब्राह्मण पर, और इतनी बड़ी थ्योरी थी कि मनुवाद उस पर टीका टिप्पणी करने की लायकी का बने। आज भी कास्ट इन इंडिया पर जितने भी एम श्रीनिवास हो, एम साहा हो, या और भी बड़े बड़े समाज शास्त्री हो, मनुवादी आज भी बाबा साहब की अपनी किताब में रेफरेंस के लिए भी नहीं लेते और अपनी किताब में लिखते। मैं कल आपको एम साहा की एक गुजरात का ब्रांड, गुजरात में, इस पुस्तक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी देन एंड नाउ, तब और अब। इस पुस्तक की कीमत आप सुनोगे कितना होगा, 4669, 4669। इतनी सी पुस्तक, पतली सी पुस्तक, हमारा इंटेलेक्चुअल भी होगा खरीदेगा नहीं। और इसके अंदर जब वाजपेयी साहब के पास जनगणना का काम हुआ, इस व्यक्ति ने बोला कि कास्ट सेंसस आप नहीं करा सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कराने की लायक भी नहीं है, क्योंकि उसमें इतने इश्यू पैदा हो गए हैं कि आप कास्ट सेंसस नहीं करा सकते। इसलिए वाजपेयी ने कास्ट सेंसस नहीं करा। अमित शाह भी गुजरात का है और एम शाह ये भी गुजरात का है, तो गुजरात के समाज शास्त्री से पूछेगा कि भी कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, तो आज भी वो कास्ट सेंसस की हिम्मत
नहीं कर। कितनी बड़ी सीक्रेट, और इसीलिए चीज सीक्रेट नीचे तक ना परकुलेट हो सके, इसलिए पुस्तक की कीमत 4,669। देखिए किस तरह की बातें। इस तरीके से हम बाबा साहब के एक्शन को डायरेक्ट एक्शन में देखने की कोशिश करें। मैं और इस एस्पेक्ट को समझाकर मैं अपनी बात समाप्ति की तरफ बढ़ूं। ध्यान दीजिएगा, कास्ट इन इंडिया नाम का डॉक्यूमेंट एमए के लिए, जो थीसिस के लिए अपना सेमिनार में दिया जब वक्तव्य, बाद में 1917 में प्रकाशित हुआ, वो अपने आप में ही इंडिया के तमाम समाजशास्त्रियों के लिए, भारत के लिए, विश्व के तमाम शास्त्रियों के लिए भी जो कास्ट के बारे में सोच रहे थे, सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। उसकी आलोचना नहीं कर पा रहे थे। गांधीयन कंपनी से तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो आलोचना कर सके। उनके समाजशास्त्रियों तो सूंघ हो जाता, सांप सूंघ जाता जैसे, वैसे इतना बड़ा, क्या ये सादा सादा एक्शन था? डायरेक्ट एक्शन। साउथ बोरो कमेटी को रिप्रेजेंटेशन देते, खुले तौर से बोलते हैं, एक्शन नहीं, डायरेक्ट एक्शन। मूक नायक में जो लेख लिख रहे हैं मनोवाद पर, डायरेक्ट एक्शन। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है आजादी का, गांधी के नेतृत्व में बाबा साहब साइमन कमीशन को इंटरव्यू देते, डायरेक्ट एक्शन, रिप्रेजेंटेशन। बाबा साहब पार्लियामेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना पहुंच सके, डायरेक्ट एक्शन। महान का सत्याग्रह, डायरेक्ट एक्शन। कालाराम मंदिर प्रदेश, डायरेक्ट एक्शन। पूना पैक्ट, गांधी के साथ डायरेक्ट मुकाबला, डायरेक्ट एक्शन। एलिगेशन ऑफ कास्ट, जात पात औरत मुंडन ने विद्रोह किया कि नहीं, हम भाषण नहीं होने देंगे, कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, बाबा साहब ने उसे पब्लिश करके प्रकाशित कर दिया, डायरेक्ट एक्शन। हिंदू कोड बिल, डायरेक्ट एक्शन। भारत का संविधान मनोवाद के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन था, है। इस बात को ध्यान रखिए कि बाबा साहब की लाइफ में जो भी उन्होंने व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया और जो एक्शन लिए, वो सादा सादा एक्शन नहीं थे, डायरेक्ट एक्शन। और इस बात को महानायक कांशीराम जी ने समझा। DS को डायरेक्ट एक्शन का ऑर्गेनाइजेशन, वाम सेव का निर्माण, पैसिव एक्शन पर डायरेक्ट एक्शन। संघर्ष करने को नहीं जाएगा और मनोभाव पे करारी चोट होगा, उसकी जड़ों को हिलाना, डायरेक्ट। और प्रेयर टू सोसाइटी प्रोग्राम का जिसका मैं इंचार्ज हूं, ये निर्माण कांशीराम जी ने किया, दिस इज आल्सो द डायरेक्ट एक्शन। इसलिए आपने देखा होगा हम किस प्रकार के सब्जेक्ट आप लोगों के सामने लाए। कास्ट को हम जाति का शैतान, मॉन्स्टर ऑफ कास्ट, मॉन्स्टर दी कास्ट, इस तरह से बड़ी कीजिए, मॉन्स्टर दी कास्ट, जाति का शैतान। और इसको हिंदी में हमने नाम दिया जाति शास्त्र विद्या विभाग। महानायक कांशीराम जी डिजाइन थिंकिंग स्कूल में 5 विषय समझाए जाते हैं। उसका पहला विषय है जाति शास्त्र विद्या विभाग। जाति को किसी ने शास्त्र नहीं बोला था। PR अम्बेडकर ने या प्रेयर टू सोसाइटी प्रोग्राम में जाति, जाति व्यवस्था, जातिवाद नहीं, जाति शास्त्र बोला, ताकि इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभ्यास करके इस शैतान से लड़ा जा सके, इस पर डायरेक्ट चोट की जा सके। और डायरेक्ट चोट का कारण हमने रास्ता निकाला है, वो है थिंकिंग स्किल। तो दूसरी फैकल्टी विचार कौशल विद्या विभाग, जाति शास्त्र विद्या विभाग, दूसरा विचार कौशल विद्या विभाग। जात क्या करती है? तोड़ती है। जोड़ने का काम कौन करता है? सहकार, कोऑपरेशन।
बोले साहब अम्बेडकर चळवळ से कॉपरेशन नाम का कॉन्सेप्ट गायब था, इसलिए हमारे संगठन टूटते गए बिखरते गए। क्योंकि कॉपरेशन नाम के सिद्धांत को हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉपरेशन इंटरनेशनल अलायंस है उससे अगर हमने सीखा जाए तो ये कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ना, इसमें तो उसकी डेफिनेशन भी ढंग से नहीं दी, लेकिन इंटरस्टेट कॉपरेशन एक्ट है, इंटरस्टेट कॉपरेटिव एक्ट होता है ना, जो अंतरराज्यीय सहकार सोसाइटी बनाते हैं, उसकी एक अपेंडिक्स में कॉपरेशन की डेफिनेशन, कॉपरेशन के प्रिंसिपल है। अब भाई इंटरस्टेट एक्ट में आप कौन जाएगा पढ़ने को? नहीं जाएगा ना, हम तो यहीं पर अटके रहेंगे कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट पर। हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में कॉपरेशन के सिद्धांत को पूरा एज फैकल्टी के रूप में डेवलप और नाम दिया कॉपरेशन स्किल फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ कॉपरेशन स्किल, सहकार कौशल विद्या विभाग। तीसरा क्या दिया? सहकार कौशल विद्या विभाग। देखिए ये भी डायरेक्ट एक्शन नहीं। चौथा, अम्बेडकर एक्ट में प्रबोधन चळवळ है, समाज को जागृत करने की चळवळ है। हम प्रबोधन पर बहुत जोर देते, और प्रबोधन किस चीज का अंग है? शिक्षण का, एजुकेशन फिलॉसफी का। अगर अम्बेडकरवाद की एजुकेशन फिलॉसफी नहीं होगी तो प्रबोधन कहां होगा? कैसा प्रबोधन होना चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा हमें हम सही है गलत? हमारे पास कसौटी क्या है? हमारी एजुकेशन फिलॉसफी ही क्लियर नहीं है, तो हम प्रबोधन क्या खा कर चळवळ तो लड़खड़ाएगी। जिसको जो मर्जी आया, मेरे को बाबा से ऐसे समझे, लेकिन हम ऐसा समझे, सब अपने अपनी ढपकी अपने राज करते रहे। और जिसको लगा नहीं ईवीएम की लड़ाई सही है, नहीं नहीं बैलेट की लड़ाई सही है, बैलेट पेपर से लड़ाई सही, अरे नहीं नहीं रिजर्वेशन की लड़ाई सही है, जाति जनगणना की लड़ाई, जिसको जितना हाथी का अलग अलग अंक पकड़ के अलग अलग करके। ओवरऑल एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकर क्या है? विद्वानों से रिक्वेस्ट है मेरी, इस पर उहापोह करके महाराष्ट्र में अत्यधिक विद्वान लोग हैं, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकर का आविष्कार करें। हम अपने लेवल पर कर रहे हैं, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं मानते, ना कभी परफेक्ट मानेंगे, कितना भी ज्यादा संशोधन कर ले, हम अपने आप को परफेक्ट मानने वाले नहीं है। सतत चेंज, बुद्धा का सिद्धांत क्या है? कंटिन्यूअस चेंज, एवर एंडोरिंग प्रोसेस ऑफ द चेंज, एवर एंडोरिंग प्रोसेस ऑफ द रिफाइनिंग, एवर एंडोरिंग प्रोसेस ऑफ परफेक्टिंग, सतत पूर्णत्व प्राप्त करने की कोशिश करने लगना, रिफाइन परिपक्वता हासिल करते रहने की बात करना, शुद्धता हासिल करते रहने, विचारों में हमेशा तब्दील करते रहना, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस। किसी को अंतिम नहीं मानना, किसी को तो अनित्यवाद बोलते हैं, अनित्य। अरे बुद्धा का जो बात है उसे जीवन में स्वीकार करो, अनित्यता। इस चीज को फाइनलिटी में जल्दी मत जाओ, चिंतन मनन करके आप जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया बढ़ा सकते हो तो मानिएगा। अगर जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है तो हमें रीथिंकिंग करना चाहिए कि कहीं तो भी हम कम पड़े। हम अम्बेडकरवाद का शैक्षणिक दर्शन देने में कम पड़े, इसलिए महानायक कांशीराम जी डिजाइन थिंकिंग स्कूल में हमने एक और फैकल्टी का आविष्कार किया, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकर। लेकिन बाबा साहब और कांशीराम ने जो आदेश दिया, गोल हम एम डिसाइड किया, क्रोध भारत, मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत, यही तो बोल रहे हैं हमारे सामने। कैसे हासिल करेंगे? और बाबा साहब बोले कि मैं समाज में इंडिविजुअल को अपनी इकाई मान, गांधी समाज में विलेज को यूनिट मानते हैं। गोलवलकर, मैं गुरु नहीं बोलता, केवल गोलवलकर, गोलवलकर कास्ट को यूनिट मानते हैं, गांधी विलेज को यूनिट मानते हैं, गोलवलकर कास्ट को यूनिट मानते हैं,
और बाबा साहब इंडिविजुअल सिटीजन को देश की यूनिट माने। तो इस दृष्टिकोण से कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के अनुसार एक एक व्यक्ति का रिकंस्ट्रक्शन होना आवश्यक, क्योंकि उसके अंदर जात का शैतान घुसा है ना, उसके शैतान को कमजोर करना, उसके शैतान को उसके दिमाग से बाहर निकाल फेंकना और उसे एक नया नागरिक, नया आइडियल सोसाइटी का नागरिक निर्माण करना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। दिस इज द फिफ्थ फैकल्टी ऑफ महानायक कांशीराम की डिजाइन थिंकिंग। समाज पुनर्निर्माण विद्या विभाग 5। पहला जाति शास्त्र विद्या विभाग, दूसरा विचार कौशल विद्या विभाग, तीसरा सहकार कौशल विद्या विभाग, चौथा अम्बेडकरवाद का शैक्षणिक दर्शन विद्या विभाग और 5वां समाज पुनर्निर्माण विद्या विभाग। इन 5 विषयों से हम कार्यकर्ता को प्रारंभिक तौर से लेस करते हैं और उसे ट्रेनर बनाते हैं, कैडर नहीं बनाते, क्योंकि हमें ट्रेनर ज्यादा चाहिए। ट्रेनर अच्छे बन सके तो एक हुक्म दिया, अगर 50 आपके पास 5,000 ट्रेनर आपके पास, मान लीजिए 10,000 ट्रेनर आप पूरे देश में कर ली, 6 महीने का आदेश दिया, 20 लाख कैडर ट्रेनर बन, 1 करोड़ कैडर निर्माण है। 10,000 कैडर ट्रेनर से 10 करोड़ कैडर निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए समाज को समझाने वाले बनाने की जरूरत, समझकर समझाने वाले बनाने, समझने वाले बनेंगे तो समझाने वाले, समझाने वाले बनेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम दूसरों को समझा सकते। आपको एक घटना और बता दें, महाराष्ट्र में कांशीराम जी के नेतृत्व में 1995 में पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से हारी। हारे हुए लोगों को एड्रेस करने के लिए 26 अप्रैल 1995 को कांशीराम जी महाराष्ट्र आए और उस समय ये टोपा विलेज का था ना, मल्होत्रा, उसकी फैक्ट्री खाली पड़ी थी, वहां पर बैठे करीब 1,500-2 हजार लोग होंगे। भाई इतनी बुरी पराजय क्यों हुई? सब लीडर की कमी है, आप हम में से किसी को लीडर बना दीजिए। कांशीराम जी ने एक एक इंडिविजुअल को खड़ा किया, उस मीटिंग में था, एक एक इंडिविजुअल को खड़ा किया। सिद्धार्थ पाठक, यू कांट लीड महाराष्ट्र। सुरेश माने, यू कांट लीड महाराष्ट्र। मामा देशमुख, यू कांट लीड महाराष्ट्र। श्री कृष्ण बाले, यू कांट लीड महाराष्ट्र। एक एक करके लीडर खड़ा हुआ। कांशीराम जी ने लीडरशिप के लिहाज से महाराष्ट्र के टॉप इंटेलेक्चुअल को नकारा कि यू आर नॉट केपेबल टू लीड द महाराष्ट्र। आप कार्यकर्ता ही नहीं बनना चाहोगे, लीडर कैसे बन जाओगे? एक साथ लीडर ऊपर से थोपा नहीं जाता है, अम्बेडकर एक्ट में, नीचे से जमीन से। कांशीराम जमीन से उत्पन्न हुए। बाबा साहब एक एक्टिविस्ट के रूप में डेवलप हुए। ठीक, उन्होंने एजुकेशन हाई लेवल पर, लेकिन काम तो उन्होंने बिल्कुल बारीकी नीचे लेवल से किया, एक्टिविस्ट के लाते थे। और एक्टिविस्ट से करते करते सारे लीडर करते हुए नेशनल लेवल के लीडर बने। कांशीराम जी को 25 जुलाई 1998 को हमने उपाधि दी नेशनल लीडरशिप ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। सहकारियों, मैंने साथियों शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्या बोल रहा हूं? सहकारियों, कोऑपरेटर, सहकार करने वाले। सहकार करो, सहकार लो, सहकार, ये मूवमेंट चलना चाहिए। साथी शब्द की जगह अगर सहकारी शब्द हम परस्पर प्रयोग करना शुरू कर ले, बहुत बड़ी बात। हमारा देश का महापुरुषों का अभाव बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मैं भागवती नहीं हूं, और शब्द नहीं है तो क्या करें, इनका अभाव खलता है। इन महापुरुषों का अभाव
अगर हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, जिद से, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ग्रिट एंड रिजॉल्व, 5 वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ग्रिट एंड रिजॉल्व के साथ काम नहीं करेंगे तो हम हर साल ऐसे ही इन महापुरुषों को याद करते रहेंगे, अरे आप होते तो कुछ और, आप होते तो कुछ और, आप होते तो कुछ और। ये कहना, सोचना हमें अलग करना पड़ेगा और सभी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता को जवाबदारी, प्रमाणिक तौर से जवाबदारी लेना सीख, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि एक चीज का, जिसे गांठ बोलते ना, एम्बिग्यूटी, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। वो ये है कि 20वीं शताब्दी में जो टूल्स, टेक्निक और मेथड अडॉप्ट किए गए हैं 21वीं शताब्दी के लिए, वो सब बोथट था मिले। मराठी में बोथट बोलता था, इसके धार कम के बजाय ब्लंट, अंग्रेजी में ब्लंट बोलते, ब्लंट बोथट समय उनकी धार कम। चाकू की धार चली जाए तो टमाटर को भी काटने में दिक्कत आती है। और इतने बड़े सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के औजार, टूल्स, बीपन, अगर उनकी धार कम हो जाए, इनइफेक्टिव तो देखेंगे ना। इसलिए ये भी संशोधन का विषय है कि हम इफेक्टिव टूल्स, टेक्निक और मेथड का इजाद करें, इन्वेंशन करें। ये हमें करना होगा। ये सारे हिंट बाबा साहब कांशीराम हमको दे चुके, महात्मा फुले ने भी हिंट दिए, सावित्रीबाई फुले ने भी अपने शब्दों में बोला है। हमें उन महापुरुषों के वो हिंट जो डिस्कस नहीं हुए, उन पर चर्चा और उनसे नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना। इसलिए इस प्रश्न को कब तक कहते रहेंगे कि यदि फुले साहब, अम्बेडकर, कांशीराम अगर आगे होते तो, ये अपनी जवाबदारी से भागना है। ये प्रश्न क्यों? क्योंकि हम दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं ना। आज यहां से, इस मंडप से जो निकले, वो अपने आप को जवाबदारी से है कि इस मूवमेंट की कमतरता में मेरा हाथ है, मैं इस कमतरता को मैं दूर करूं। अपने आप से शुरुआत करने की गरज है, अपने आप से, महिला हो या पुरुष, यूथ हो, बुद्धिजीवी। क्योंकि महापुरुषों की कमतरता को दूर करने का काम बाबा साहब रास्ता देगा। 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर जिस कम्युनिटी में हो, तो मैं उसे एडवांस वो हमें बनना। इसमें प्रोफेसर नहीं थे ज्यादा हमारे समय, IAS IPS भी नहीं थे। 1955 की बात, प्रशासन में भी हमारे ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन आज है तो बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ हमें एकेडमिशियन को, एडमिनिस्ट्रेटर को भी इंक्लूड करना होगा और इनके द्वारा इस देश में नई अम्बेडकरवादी इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण करना। आइए हम इस प्रयास में खुद, इस प्रयास में जिद से लग जाएं और अपनेपन से हर एक से अपील करें। अगर कोई अब घमंड करता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, सबने मुझे फॉलो करना चाहिए, गलत। इंटेलेक्चुअल क्लास ये नहीं होती है। मैं इनके अध्यक्ष में देखो, मैं कल इंटेलेक्चुअल क्लास फॉर सक्सेस ऑफ अम्बेडकरिज्म ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, सोसाइटी के 2020 में बनाए थे, 2020 में, अब तो 5 साल हो रहे। और तब से हम सतत काम कर रहे हैं इसके अंदर। इस डेफिनेशन को हमने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से, इंटेलेक्चुअल क्लास क्या डेफिनेशन होती है
और बाबा साहब ने इंटेलेक्चुअल से जो अपेक्षा की है वो भी हमने एनिमेशन ऑफ कास्ट में वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया और जोड़कर एक नई डेफिनेशन बनी। ये फाइनल नहीं है, आप इस पर और संशोधन कर सकते। इस डेफिनेशन को आप लीजिएगा चिंतन की, यहाँ माइक से बोलने की बात, आपको छोटे छोटे ग्रुप में बैठकर चिंतन मनन करने की तरह। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो टैलेंट का काम कर सकता है, संशोधन में रिसर्च में अपना योगदान दे सकता है। हमें हर तरफ से, जैसे चारों तरफ से ज्ञान आना चाहिए, छोटे बड़े खोटे खरे सबसे ज्ञान को हमें एक्सप्लोर करना, क्योंकि कास्ट से हम सारे सफर है ना। पता नहीं कास्ट के खिलाफ कौन सा किस तरह का प्रूफ किसके द्वारा मिल जाए। एक विशाल ऑपरेशन की गर्ज है इस शैतान, जात नाम के शैतान को एक संकुचित होकर इलाज करने की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर इलाज करने की जरूरत है। और इसके लिए इस देश में अम्बेडकर इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण होना अत्यंत गर्जित है। अगर हम करने की बात कर सके तो हम इसमें इतने लिप्त हो जाएंगे, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे अगर बाबा आज होते, कांशीराम जी या महात्मा फुले आज होते, बुद्धा आज होते, नहीं कहते। और फिर हम कह सकेंगे बाबा तेरा मिशन उतरा, इंटेलेक्चुअल क्लास करेगी, बाबा तेरा स्वप्न अधूरा, ये अम्बेडकर इंटेलेक्चुअल क्लास करेगी पूरा। मैं और ज्यादा आप लोगों को इधर उधर भटकने की बात न करते हुए, मैंने काफी सेंसिटिव इशू आप लोगों के सामने रखा, भावना प्रदान होकर मैं नहीं बोलता हूँ। आप लोगों ने मेरे को इतना सुना, अगर किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए देंगे। आपने मुझे सुना बहुत बहुत। अभी एक और बात बता दूं कि कास्ट को आपने मीम नाम की बात सुना, मीम, MEME, मीम। ये मीम, ये हजारों वर्षों से ये मीम नाम की कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में इमिटेशंस एंड एक्स कम्युनिकेशन, इमिटेशंस एंड एक्स कम्युनिकेशन, ये दो शब्दों का प्रयोग है, दो प्रवृत्तियों के आधार पर इस जाति व्यवस्था को मजबूत किए बढ़ावा दिया। आज वो जाति व्यवस्था को बढ़ाने में इस मीम का उपयोग किया जा रहा है, ये भी संशोधन का विषय। ये चीज कांशीराम जी गेल अम्बेडकर को बहुत महत्व देते थे। उसके कल्चर अबाउट इन कॉलोनी इंडिया, आज सीकिंग बेगमपुरा नाम का उनका ग्रंथ है, इसमें एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल की बात है, एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल में निर्माण करना चाहिए। अगर हम ये काम कर ले गए तो ग्रामर ऑफ कास्ट हम समझ सकेंगे और कास्ट नाम की शैतान को इस इंडिया से उखाड़। आइए, आपका एक छोटा बड़ा भाई आपके साथ है, आपसे सहयोग चाहता है और आपको सहयोग करना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम मिलकर इन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। जय भीम, जय भारत।